विदेश जाने से एक दिन पहले तुम्हारी बचपन की दोस्त ने तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हें प्यार करने, क्लास छोड़ने और रात में बाहर निकलने की सख्त मनाही है। फिर उसने तुम्हारे हाथ में एक चिट्ठी थमाई ताकि तुम उसे तब खोलो जब तुम्हें उसकी याद आए। उस चिट्ठी में लिखा था, जब तुम वापस लौटोगे हम शादी करेंगे। हालांकि आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने के बाद तुम एक सिस्टम से जुड़ गए और तुम्हें पता चला कि तुम्हारी मंगेतर के पास तुम्हारे जैसा ही दिखने वाला एक लड़का है। कहानी के मोड़ के अनुसार जब तक तुम अपने देश वापस लौटते तब तक मुख्य महिला किरदार को उस लड़के से प्यार हो चुका होता। यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त भी उसी का पक्ष लेते और तुम्हें ही दोषी ठहराते, जिससे तुम वो इंसान बन जाते जिसे वापस नहीं आना चाहिए था। इसलिए तुमने एक फैसला किया, फिलहाल वापस न लौटने का। सबसे पहले तुम बड़े उस्तादों से संपर्क बनाने के लिए विदेश में कला प्रदर्शनी आयोजित करोगे। फिर तुम अपनी कलाकृतियों को बेचना शुरू करोगे और उद्योग के कई दिग्गजों के साथ लगातार अच्छे संबंध बनाए रखोगे, जिससे वे चुपचाप और अपनी मर्जी से तुम्हारे काम को बढ़ावा दें और तुम्हें मार्गदर्शन दें। 3 महीने से भी कम समय में तुमने खुद को एक उभरता हुआ सितारा बना लिया और यहाँ तक कि तुम्हें कई बड़े उद्योगपतियों और हाई सोसाइटी की महिलाओं से निमंत्रण और बुकिंग मिलने लगी। रात में बाजार में तुम्हारी कीमत कई गुना बढ़ गई। सिस्टम अधीर हो गया। मेजबान, क्या आपको अब अपने देश वापस नहीं जाना चाहिए? इस मोड़ पर तो आपको मुख्य महिला किरदार का पर्दाफाश करना था। आपने समय देखा और सिस्टम से पूछा, क्या मुख्य किरदार अब एक साथ है? नहीं, उसने जवाब दिया। आपने त्योरियां चढ़ाई, अगर मैं वापस नहीं जाऊंगा तो वे कहानी को आगे कैसे बढ़ाएंगे और खुद से एक दूसरे के लिए भावनाएं कैसे विकसित करेंगे? अगर मैंने उन्हें मौका दे ही दिया है। सिस्टम के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। बीनिंग ने जब तुम्हारे बारे में मीडिया रिपोर्ट्स देखी तो उसने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और लियू रुयान के दफ्तर का दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। बीनिंग बिन ने उसे टैबलेट थमाया। स्क्रीन पर विदेश में तुम्हारी शानदार सफलता की खबर थी। क्या चेन फैन को वापस नहीं आना था? वो अचानक वहाँ अपना करियर क्यों बना रहा है? क्या उसे डुसिटेन के साथ तुम्हारे रिश्ते के बारे में पता चल गया है और अब वो वापस नहीं आना चाहता? तुम्हारी तस्वीर देखकर और डुसिटेन का नाम सुनकर लियू रुयान को एक पल के लिए अपराध बोध और बहुत असहजता महसूस हुई। उसने टैबलेट का मुंह नीचे की तरफ रख दिया। नामुमकिन, जब तक कि तुम लोगों ने मुझे धोखा न दिया हो। बीनिंग बिन ने उसे एक घूंसा मारा। तुम्हें धोखा दिया? तुमने इस तरह की घटिया हरकत की और हम सब इसे तुमसे छिपाते रहे और तुम फिर भी कह रही हो कि हमने तुम्हें धोखा दिया? क्या तुम भूल गई कि चेन फैन मेरा भी दोस्त है? लियू रुयान ने त्योरियां चढ़ाई और अपना फोन चेक किया। पिछले कुछ महीनों में तुमने उनसे लगभग कोई संपर्क नहीं किया था। पहले ऐसा नहीं था। तुम उसे वहाँ की अपनी परेशानियों के बारे में शिकायत करने के लिए फोन किया करते थे और कभी कभार वीडियो कॉल भी करते थे, लेकिन हाल ही में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारे और डुसिटेन के बीच सच में क्या चल रहा है? अगर चेन फैन को इस बारे में पता चला तो मुझे डर है कि वो अब कभी वापस नहीं आएगा। इन बातों को सुनकर लियू रुयान घबराए बिना नहीं रह सकी। जाहिर है कि वो चाहती थी कि तुम वापस आओ। बेहतर होगा कि तुम चेन फैन के लौटने से पहले डुसिटेन का मामला सुलझा लो, वरना बाद में तुम इस रायते को कैसे समेटोगी? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, उसने जवाब दिया। क्या तुम सच में जानते हो जब वे दोनों आमने सामने होंगे तो तुम किसके साथ रहोगी? बीनिंग ने अपनी आंखें मटकाई। अगर पकड़ी गई तो देखना चाहती हूँ कि तुम इसे कैसे सुलझाओगी। बीनिंग बिन, लियू रुयान और तुम यूनिवर्सिटी के सहपाठी थे और लगभग एक ही समय पर एक दूसरे को जाना था। बीनिंग बिन तुम दोनों के प्यार का गवाह भी रहा था और एक साझा दोस्त था। ग्रेजुएशन के बाद बीनिंग बिन और लियू रुयान ने मिलकर एक कंपनी शुरू की जो काफी अच्छी चल रही थी, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। लेकिन जब से तुम विदेश गए थे, बीनिंग बिन को लगा कि लियू रुयान बहुत अजीब हो गई है। खास तौर पर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट को अपने साथ क्यों रख रही है। जब लियू रुयान ने उसे उस लड़के से मिलाया तो बीनिंग बिन को तुम्हारे लिए गुस्सा और दया दोनों महसूस हुई। तुम्हारी तरफ से जब वहाँ तुम्हारा करियर लगभग सेट हो गया और तुमने वो हासिल कर लिया जो तुम चाहते थे, तो तुमने एक इंटरव्यू में पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि तुम अपने देश वापस लौट रहे हो। सिस्टम ने जब तुम्हारा ये रवैया देखा तो उसे लगा जैसे कोई चील चूजों से कह रही हो, मैं तुम्हें पकड़ने आ रहा हूँ। जैसे ही बीनिंग बिन ने ये खबर देखी, वो खुद पहल करके डुसिटेन से मिलने गया। उसने कॉफी का ऑर्डर दिया। उस समय ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए उसने डुसिटेन से बात करना शुरू किया। वो सन्न रह गया। उसने अपना
सिर झुका लिया और उसकी आंखें हल्की लाल हो गई। उसने एप्रन को कसकर पकड़ लिया। बीनिंग बिन थोड़ा अधीर हो गया। ये समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे क्यों ठुकरा रहा है। डूसिटेन ने सिर उठाया और अपमान के भाव से बीनिंग बिन की ओर देखा। बीनिंग बिन ने सांस छोड़ी। डूसिटेन ने अपने पीले पड़े होंठ चबाए। सिर झुकाए हुए उसने एप्रन को जोर से दबा लिया, ये जानते हुए भी कि बीनिंग बिन उसे पैसे उधार देने की पेशकश कर रहा था और उसे खुश होना चाहिए था। वो लियू रुयान को छोड़ना नहीं चाहता था। बीनिंग बिन ने उसे एक पल देखा और अचानक अपनी त्योरियां चढ़ा ली। डूसिटेन ने तुरंत ना में सिर हिलाया। बीनिंग बिन ने कुछ नहीं कहा। डूसिटेन झट से उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अपने सामने बुझे हुए चेहरे वाले उस लड़के को देखकर बीनिंग बिन को दिल में एक टीस महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसने अपना हाथ छुड़ा लिया। डूसिटेन अपनी जगह पर हैरान रह गया। जरूर वो जानता था कि चेन फैन कौन था। ये वही नाम था जो लियू रुयान नशे में धुत होने पर चिल्लाती थी। वह एक ऐसी दुनिया थी जिसे वो छू भी नहीं सकता था, लेकिन वो इंसान जिसके लिए लियू रुयान उसे तुरंत छोड़ देती अब सामने आ रहा था। वो लियू रुयान का मंगेतर था। लियू रुयान ने भी स्वाभाविक रूप से तुम्हारा इंटरव्यू देखा और जान लिया कि तुम वापस आने वाले हो। वो बहुत उत्साहित थी, लेकिन साथ ही उसने बीनिंग बिन की बातों के बारे में सोचा। इसलिए उसने डूसिटेन को उस मकान में मिलने के लिए बुलाया जो उसने उसे दिया था। डूसिटेन ने रात का खाना बनाया था और उम्मीद के साथ उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह आई तो उसने उसे एक कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया। मैं तुम्हें तय की गई रकम दूंगी और ये अपार्टमेंट भी तुम्हारा हो जाएगा। हमारा रिश्ता यही खत्म होता है। मैंने अस्पताल में बात कर ली है, इसलिए तुम चिंता मत करो। डूसिटेन ने आंखों में आंसू भरकर अपने हाथ में कॉन्ट्रैक्ट भींचा और हार न मानते हुए पूछा, क्यों? लियू रुयान ने बिना दोबारा सोचे जवाब दिया, वो वापस आने वाला है। डूसिटेन को लगा जैसे उसका दिल खून के आंसू रो रहा हो। साथ बिताए 2 सालों में उसने जरा सी भी तड़प नहीं दिखाई थी। क्या वह सच में सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था? ये देखकर कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, लियू रुयान ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और अधीर होकर जाने लगी। डूसिटेन तुरंत उसके कपड़े पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लगभग मिन्नत भरी नजर उठाकर देखा और कहा, ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हो? लियू रुयान ने कुछ नहीं कहा, पर उसने अपना हाथ भी नहीं छुड़ाया। डूसिटेन का दिल बहुत दुख रहा था और उसकी आवाज टूट रही थी। मैं एक बार फिर तुम्हारा जन्मदिन मनाना चाहता हूँ, क्या मैं मना सकता हूँ? लियू रुयान ने एक पल सोचा। उसका जन्मदिन अगले हफ्ते था और तुम अगले महीने तक वापस नहीं आने वाले थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और उसने हाँ कह दिया। डूसिटेन ने बहुत खुशी खुशी जन्मदिन की दावत तैयार की। उसने पहले से ही एक केटीवी बुक कर लिया, उसे खुद सजाया और लियू रुयान के दोस्तों को आने का न्योता दिया। डूसिटेन खुद से कह रहा था कि जैसे ही ये जन्मदिन बीतेगा वो हमेशा के लिए चला जाएगा। वो अपनी माँ को वापस अपने गांव ले जाएगा और लियू रुयान को कभी खुद को ढूंढने नहीं देगा। जन्मदिन की पार्टी में बहुत से लोग आए थे और वे सभी लियू रुयान के दोस्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसका मुंह खराब नहीं था। उसके बगल में बैठा डूसिटेन घर के मालिक की तरह मेहमानों की खातिरदारी कर रहा था। उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन एक तरफ बीनिंग बिन का चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा था। आखिर में जब वे मोमबत्तियां बुझाने वाले थे तो सब मजाक उड़ाने और चिढ़ाने लगे। डूसिटेन ने शर्माते हुए उसकी नजर से दूरी बनाई। लियू रुयान को ये बोरिंग लगा। भले ही वो उसे साथ लाई थी, उसने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा था, तो वो उसे किस कैसे करती? कई लड़के जानबूझकर मजाक करने लगे। लियू रुयान ने तिरछी नजर से डूसिटेन को देखा। उसने सफेद सूट पहना हुआ था, उसका चेहरा हल्का सा शर्माया हुआ था और उसकी आंखें कांप रही थी। उस पर धूप पड़ रही थी और अचानक उसे लगा कि उसके सामने खड़ा ये लड़का इतना साफ सुथरा था कि उसके दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। डूसिटेन और लियू रुयान ने एक दूसरे को देखा और दोनों के बीच एक खिंचाव भरा माहौल बन गया। ठीक उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और तुम अंदर आए, बिल्कुल वैसा ही सफेद सूट पहने हुए। जब सब इस तमाशे का मजा ले रहे थे, वही वे लियू रुयान की खराब पसंद की आलोचना भी कर रहे थे, ये टिप्पणी करते हुए कि साथ में वे दोनों बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। सबसे पहले तुमने लियू रुयान को देखा, फीमेल लीड के चेहरे के नैनक्श देखे जो तुम्हारी यादों की तुलना में काफी ज्यादा समझदार दिख रहे थे। फिर तुमने मेल लीड को देखा और हल्का सा मुस्कुराए, एक और सीधा साधा सफेद खरगोश जैसा लड़का। हालांकि वो इस शरीर के असली मालिक से काफी मिलता जुलता था, फिर भी इस दौरान तुमने अपनी ऑरा को इस मूल शरीर में ढाल लिया था। विदेश में इतने सालों के अनुभव के बाद तुम काफी गंभीर और शांत हो गए थे, इसलिए अब तुम दोनों एक जैसे नहीं दिखते थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तुम मुस्कुराए, क्या बात है? क्या मेरा स्वागत नहीं है? इससे पहले कि तुम अपनी बात पूरी करते कोई तुम्हारे गले लग गया। तुमने उस इंसान के कंधे के ऊपर से देखा और पाया कि लियू रुयान की सीट
सीट अब खाली थी। तुम्हारी नजर सिर्फ डूसिटेन से मिली, जो दुख और दर्द से भरा हुआ था। लियू रुयान तुम्हें खुद में भींच लेना चाहती थी। वो नहीं जानती थी कि उसने तुम्हें कितना याद किया था। ये नजारा दूसरों के लिए और भी असहज होता गया। कई महिलाएं एक साथ बैठकर फुसफुसा रही थी। डूसिटेन को हिकारत और मजाक की नजर से देख रही थी। डूसिटेन का शर्माया हुआ चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। उसका संतुलन बिगड़ने ही वाला था। वो 2 कदम पीछे हटा और बीनिंगबिन ने उसे संभाल लिया। सुनो, अब बहुत हो गया। हम यहाँ प्यार का दिखावा देखने नहीं आए हैं। सही कहा रुयान, अगर तुम्हें इतना प्यार जताना है तो अपने घर जाकर करो। उसके दोस्त मजाक कर रहे थे। लियू रुयान ने तुम्हें छोड़ा और तुम्हारा चेहरा देखकर उसकी आंखें उत्साह और प्यार से भर गई। मजाक सुनकर उसने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया, जाने के लिए तैयार। अरे क्या तुम सच में जा रही हो? मत जाओ, हम अभी तो मिले हैं। इसके अलावा हम चेन फैन से मिलना चाहते हैं। हमने उसे कितने समय से नहीं देखा। कई लोग पास आए। उन्होंने तुम्हें लियू रुयान की बाहों से खींच लिया और एक एक करके तुम्हें नमस्ते करने लगे। तुमने मुस्कुराते हुए सबके सवालों के जवाब दिए। सबसे बात करने के बाद तुम बीनिंगबिन के सामने आकर रुक गए। तुम हल्का सा मुस्कुराए और तुमने अपनी बाहें फैला दी। बीनिंग तुम्हें इतने पास देखकर हैरान रह गई। क्या बात है पुरानी दोस्त, क्या कोई गले लगाने वाला झपी नहीं मिलेगी? ये जाना पहचाना नाम सुनकर बीनिंगबिन मुस्कुराई और उसने अपनी बाहें तुम्हारे चारों ओर लपेट दी। अपना सिर एक तरफ झुकाते हुए उसे रात की हरियाली की एक ताजा खुशबू महसूस हुई। तुमने उसे कसकर गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, सच में मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। बीनिंगबिन जम गई और उसने थोड़ी घबराहट में अपना सिर उठाया। उसने देखा कि आसपास के सभी लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे और किसी का भी भाव अजीब नहीं था। इसलिए उसे शक होने लगा कि कहीं उसने गलत तो नहीं सुन लिया। ये देखकर कि वे एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे थे, रुयान ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई। वो पास आई और उसने बीनिंगबिन के हाथ से तुम्हारा हाथ खींच लिया। अब बस भी करो, पुरानी यादें ताजा करने के लिए इतना काफी है। अपनी बाहें खाली महसूस होने पर बीनिंगबिन ने थोड़ा असहज महसूस करते हुए अपने हाथ हिलाए। अरे वाह, तुम अभी भी जलती हो। लियू रुयान, तुम इतनी जलन महसूस करते हुए बहुत खराब दिखती हो। लियू रुयान ने बिना कुछ कहे उन्हें एक धमकी भरी नजर दी। उसने मालिकाना हक जताते हुए तुम्हें और कसकर गले लगा लिया। तुमने मुस्कुराते हुए उनके मजाक सुने, लेकिन तुम्हारी नजर पहले से ही मे लीड पर टिकी हुई थी, जो रोने की कगार पर था। इस दोस्त को मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये कौन है? तुमने सभी की तरफ देखा, ये उम्मीद करते हुए कि वे उसका परिचय करवाएंगे। सुहावना माहौल पल भर में ठंडा पड़ गया। सभी ने असहज होकर अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और सिर्फ कुछ लड़कियां नाटक देखने के इंतजार में देख रही थी। एक इंसान जो तुम्हें ही घूर रहा था, उसने तुम्हारा सिर लियू रुयान की तरफ मोड़ा, जिससे तुम पूरी तरह मासूम और बेफिक्र दिखे। लियू रुयान ने अंदरूनी अपराध बोध और घबराहट से भरी नजर से तुम्हारी ओर देखा और फिर उस तरफ देखा जहां बीनिंगबिन खड़ी थी। वहां बीनिंगबिन ने पहले ही एक अप्राकृतिक हाव भाव के साथ डूसिटेन का हाथ थाम रखा था। ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तुमने अपनी आंखें बड़ी बड़ी खोल ली। अरे पुरानी दोस्त, आखिरकार तुम्हें कोई मिल ही गया। बीनिंगबिन ने डूसिटेन को छोड़ा और तुम्हारे माथे पर एक हल्की सी चपत लगाई। तुम भी क्या बातें करते हो? तुम हंस पड़े और तुमने डूसिटेन की तरफ हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मेरा नाम चेन फैन है। मैं लियू रुयान का मंगेतर हूँ। डूसिटेन ने अपने सामने मौजूद उस गोरे और सुंदर हाथ को देखा। उसे खुद में हीन भावना महसूस हुई और उसने अपना छालों भरा हाथ आगे बढ़ाया। डूसिटेन, तुमने उससे हाथ मिलाया और चुपके से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। डूसिटेन, हिचकिचाओ मत, यहाँ सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं और पुरानी दोस्त यूनिवर्सिटी के दिनों से एक दूसरे को जानते हैं। लगभग 8 या 9 साल हो गए हैं। बीनिंगबिन ने एक तरफ से टोकते हुए कहा, लगभग 9 साल। तुम्हें तो ये भी याद नहीं है कि तुम कितने समय बाहर रहे। तुम हल्का सा मुस्कुराए। इतनी नाराजगी क्यों? क्या शुरुआत में तुम सब मेरा समर्थन नहीं कर रहे थे? तुम्हारी थोड़ी दुखी आवाज ने बीनिंगबिन के दिल की धड़कन बढ़ा दी, जिसे तुम्हारी कुछ देर पहले कही बातें फिर से याद आ गई। तुमने डूसिटेन से बात करना जारी रखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें भी सफेद सूट पसंद होंगे। हमारी पसंद काफी मिलती जुलती लगती है। अगली बार साथ में खरीदारी करने चलेंगे। तुम्हारा इतना मासूम रवैया देखकर कई दोस्तों ने मुंह फेर लिया, इस डर से कि वे खुद को रोक न पाए और सच न बोल दे। लियू रुयान ने भी जब देखा कि तुम डूसिटेन से बात करना बंद नहीं कर रहे थे, तो उसे बहुत असहज महसूस हुआ। वो तुम्हें अपने पास बिठाने के लिए जल्दी से खींचने लगी और उसने धीमी आवाज में पूछा, और मेरा जन्मदिन का तोहफा? तुमने मजाक करने के लिए अपना सिर एक तरफ झुकाया। मैं समय से पहले वापस आ गया। ये जन्मदिन के तोहफे में नहीं गिना जाता। तुम्हारी बात सुनकर लियू रुयान मुस्कुराई। हाँ, ये गिना जाता है। बाकी लोग भी बैठ गए। लियू रुयान को तुम्हारे साथ इतना चिपकत हुए देखकर और फिर एक तरफ डूसिटेन को देखकर
देखकर वे अपनी त्योरियां चढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाए। पार्टी के बीच में तुम शौचालय गए। लियू रुयान ने डुसिटेन की तरफ देखा, जिसने काफी देर से एक शब्द भी नहीं कहा था। घर जाओ। डुसिटेन को लगा था कि वो इससे ज्यादा दुखी नहीं हो सकता, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि लियू रुयान का एक ही वाक्य उसे फिर से दर्द में डुबो देगा। तुमने मुझसे वादा किया था। लियू रुयान चुप रही। इस समय चेन फैन से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं था। डुसिटेन उसके चेहरे के हाव भाव से उसके विचारों को समझ गया और कड़वाहट से हंसा। जैसे ही वो सामने आता है, कुछ और मायने नहीं रखता, है ना? लियू रुयान ने अपना रुख साबित करने के लिए चुप्पी का सहारा लिया। डुसिटेन की आंखों से आंसू छलक पड़े। आसपास के कुछ दोस्त उसे सलाह देने लगे, सिटेन, बेहतर होगा कि तुम चले जाओ। ऐसा न हो कि चेन फैन तुम्हें थोड़ी देर में यहाँ देख ले। डुसिटेन का चेहरा पीला पड़ गया। वो सच में उन्हें अपना दोस्त मानता था, क्योंकि वे लियू रुयान के दोस्त थे। उसने हमेशा उनके साथ ईमानदारी से बर्ताव किया था। उसे हर किसी का जन्मदिन याद रहता था और वह उनके लिए तोहफे तैयार करता था। हालांकि जैसे ही चेन फैन वापस आया, सब उससे जाने के लिए कहने लगे, मैं नहीं जाऊंगा। तुमने मुझसे वादा किया था। तुमने कहा था कि तुम मुझे ये जन्मदिन तुम्हारे साथ बिताने दोगी। डुसिटेन ने अपने फैसले पर अडिग रहते हुए दांत भींचे। लियू रुयान ने त्योरी चढ़ाई, मुझे तुम्हारे साथ अपना जन्मदिन बिताने की जरूरत नहीं है। डुसिटेन ने रोते हुए उससे शिकायत की, लेकिन पिछले 2 सालों से मैं ही तुम्हारे साथ जन्मदिन मना रहा था। अब मेरी सिर्फ एक इच्छा है, मैं बस तुम्हारे साथ एक आखिरी जन्मदिन बिताना चाहता हूँ। क्या उतना भी नहीं हो सकता, जबकि तुमने मुझसे वादा किया था? अब बहुत हुआ, इतने बेवकूफ मत बनो। एक लड़की खुद को रोक न सकी और उसने बीच में ही टोक दिया, असली मालिक तो वापस आ चुका है। तुम जैसे विकल्प को कौन चाहेगा? बिल्कुल सही, एक दूसरी औरत ने उसे नीचा दिखाने के लिए उसका समर्थन किया। डुसिटेन, क्या तुमने खुद को ठीक से नहीं देखा है? असली मालिक से तुम्हारी कोई तुलना ही नहीं है। तुम आईने में अपना मुंह क्यों नहीं देख लेते? क्या तुम सच में मानते थे कि एक बदसूरत बत्तख हंस बन सकती है? उन्होंने तुमसे जाने को कहा और तुम फिर भी यही पड़े हुए हो। कितना दुखद नजारा है। इन बातों को सुनकर डुसिटेन ने दर्द से भरे चेहरे के साथ लियू रुयान को देखा, लेकिन हालांकि उसकी त्योरियां चढ़ी हुई थी, उसने बिल्कुल कुछ नहीं कहा। डुसिटेन का दिल पूरी तरह से टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। बहुत हुआ। ये देखकर कि बातें बेहद चुभने वाली होती जा रही थी। बीनिंगबिन खुद को रोक नहीं पाई और उसने उन्हें टोक दिया। फिर उसने डुसिटेन की ओर देखा, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जिद्दी डुसिटेन जाने से इनकार कर रहा था। वो लियू रुयान के पास गया और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। लियू रुयान, मैं जाना नहीं चाहता। उसने त्योरी चढ़ाई, अब बहुत हुआ। बीनिंगबिन को तुम्हें घर ले जाने दो। अगर थोड़ी देर में चेन फैन को पता चल गया, आज खुद को देखो, बिल्कुल उसके जैसे कपड़े पहने हुए हो। अगर उसे पता चला कि तुम उसके विकल्प हो। ठीक उसी पल तुमने जानबूझकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कौन सा विकल्प? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। तुम्हें आते देखकर लियू रुयान ने झटके से डुसिटेन का हाथ छुड़ा लिया। डुसिटेन के हाथ के पिछले हिस्से पर चोट लगी, लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा दुख रहा था। उसका चेहरा इससे ज्यादा पीला नहीं हो सकता था। उसने दर्द से भरी जख्मी आंखों से लियू रुयान को देखा। उस आवाज ने तुम्हारा ध्यान भी खींचा और तुमने डुसिटेन को लियू रुयान का हाथ थामे हुए देखा। तुमने अपनी त्योरियां चढ़ाई और लियू रुयान व डुसिटेन के बीच अपनी नजर दौड़ाई। क्या तुम बीनिंगबिन के बॉयफ्रेंड नहीं हो? इस सवाल ने कमरे के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। बैकग्राउंड में सिर्फ संगीत बज रहा था। लियू रुयान हड़बड़ी में उठी और तुम्हारी तरफ बढ़ी। तुमने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया। वो बेहद उलझे हुए भाव से तुम्हें घूरती हुई वही रुक गई। तुमने उसे एक सेकंड देखा और फिर बीनिंगबिन की तरफ मुड़े। क्या कोई मुझे समझा सकता है कि ये विकल्प वाला चक्कर क्या है? मेरा विकल्प कौन है? हियान याओ खुद को छिपाने की कोशिश में अपना सिर नीचे झुकाए बैठी थी, इस उम्मीद में कि किसी को याद न रहे कि वही बोल रही थी। तुमने लियू रुयान को देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर तुमने बीनिंगबिन को देखा, उसने अपने होंठ भींचे और वो भी नहीं बोली। तुम ठंडी हंसी हंसे। तुम मुड़े और भीड़ के बीच हियान याओ को ढूंढ निकाला। हियाओ, तुम ही बताओ कौन किसका विकल्प है? अपना नाम सुने जाने पर हियान याओ अकड़ गई और फिर उसने नकली मुस्कान बनाई। चेन फैन, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। हम तो बस गपशप कर रहे थे। गपशप? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ गपशप। गलत मत समझो। तुमने एक बर्फीला ठहाका लगाया। क्या तुम लोगों को मेरा चेहरा बेवकूफ जैसा लगता है? क्या तुम लोगों के हाव भाव गपशप करने वाले लोगों जैसे हैं? कई लोग अपनी जगह पर दुबक गए। तुमने डुसिटेन को देखा। बेहतर होगा कि मिस्टर डुसिटेन खुद बताएं कि वे किसके बॉयफ्रेंड हैं। नहीं, डुसिटेन को लगा जैसे उसका चेहरा जल रहा हो, मानो उसकी गरिमा को जमीन पर रौंद दिया गया हो। तुमने उस पल उसके अपने से मिलते जुलते चेहरे को पहचानने का नाटक किया। तभी मुझे अंदर आते ही कुछ अजीब लगा था। बीनिंगबिन, क्या ये सच में
में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुमने भीड़ के पार से बीनिंग बिन को देखा। उसने अपने होंठ चबाए और काफी देर बाद नामे सिर हिलाते हुए अपनी नजर लियू रुयान की तरफ मोड़ ली। तो फिर क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं, मेरा इकलौता बॉयफ्रेंड सिर्फ तुम हो। लियू रुयान ने तुरंत इनकार किया। बेशर्म, तुमने कहा और हाथ उठाकर लियू रुयान को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ के झटके से लियू रुयान का चेहरा एक तरफ घूम गया। डूसिटेन ने अपना मुंह ढका और चिंता से लियू रुयान को देखा। उस थप्पड़ की वजह से बाकी लोग भी सन्नाटे में आ गए। अपने और मेरे माता पिता को उस गंदगी का हिसाब दो जो तुम कर रही हो। मैं सच में अंधा था। ये कहने के बाद तुम मुड़े और बाहर भाग गए। हियान याओ उठी। उसने लियू रुयान के पास जाकर उसे धक्का दिया। उसके पीछे जाओ। लियू रुयान होश में आई और तुम्हारे पीछे भागी। जब वो तुम्हारे पास पहुंची तो उसने तुम्हें बेताब होकर सफाई देनी शुरू कर दी। मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। मैंने तो उसका हाथ तक नहीं पकड़ा है। चेन फैन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, ऐसे मत करो। मुझे माफ कर दो। ये एक पल का भटकाव था। ऐसा मत करो, मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ। बात बस इतनी है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी। तुमने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। लियू रुयान रुक गई। तुम बहुत शांत दिख रहे थे। तुम कभी अपना आपा नहीं खोते थे। लियू रुयान, हमें शांत होने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि तुम जो कह रही हो वो सच है या झूठ, लेकिन अब मुझे तुम पर भरोसा नहीं रहा। मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। बेहतर होगा कि हम अभी एक दूसरे से न मिले। लियू रुयान की रीढ़ की हड्डी ठंडी पड़ गई। क्या तुम मुझे छोड़ने वाले हो? तुम मुड़े और तुम्हारा भावनात्मक रूप से टूट जाना साफ जाहिर हो रहा था। और तुम क्या चाहती हो कि मैं क्या करूं? मैं उम्मीदों से भरकर तुम्हारा जन्मदिन मनाने वापस आया था और तुमने क्या किया? तुम्हारे पास कोई और था। लियू रुयान, तुमने मुझे धोखा दिया। उसने तुम्हें जोर से थाम लिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करो। इस बार मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। शुरुआत में तुमने विरोध किया, लेकिन बाद में तुमने खुद को आज्ञाकारिता से गले लगने दिया। चलो कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। मैं अपनी भावनाओं को संभालता हूँ और तुम अपनी उलझी हुई निजी स्थिति को सुलझाओ, फिर हम बात करेंगे। लियू रुयान ने तुरंत स्वीकार कर लिया। ठीक है, मैं उससे पीछा छुड़ा लूंगी। जैसे ही मैं उसकी बात सुलझा लूंगी, हम बात करेंगे। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे एक और मौका दोगे। तुमने एक पल सोचा और सिर हिला दिया। बीनिंग बिन अपने अपार्टमेंट में लौटने से पहले डूसिटेन को उसके घर छोड़ आई। पूरे रास्ते तुम्हारे टूटने का नजारा उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। उसका दिल दुख रहा था। उसे शुरुआत से ही लियू रुयान को ऐसी हरकत नहीं करने देनी चाहिए थी। अपने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचकर उसने वहाँ एक शख्सियत को बैठे हुए देखा। उसकी सफेद कमीज ठंडी हवा में हल्की सी कांप रही थी। बीनिंग बिन ने अविश्वास में अपनी सांस रोक ली। उसने आंखें झपकाई और वो सफेद धब्बा गायब नहीं हुआ। तुमने सिर उठाया और बीनिंग बिन को अपनी जगह पर सुन्न खड़ी देखा। तुम खड़े हुए, लेकिन इतनी देर बैठने के कारण तुम्हारे पैर सो गए थे। तुम्हारा संतुलन बिगड़ा और तुम सीढ़ियों की तरफ गिर गए। बीनिंग बिन तुरंत आगे बढ़ी और उसने तुम्हें थाम लिया। तुम बिना किसी ताकत के उसकी बाहों में टिक गए और धीमी आवाज में शिकायत की। तुम्हें लौटने में इतनी देर क्यों लग गई? उस पल बीनिंग बिन को गहरा पछतावा महसूस हुआ। उसे डूसिटेन को छोड़ने नहीं जाना चाहिए था। अपनी गोद में मौजूद इंसान की ठंडी बाहों को थामकर बीनिंग बिन का अपराध बोध और गहरा हो गया। उसने माफी मांगते हुए तुम्हें और कसकर गले लगाया और तुम्हें अपार्टमेंट के अंदर ले गई। अगली बार मैं तुम्हें चाबी की एक कॉपी दे दूंगी ताकि तुम खुद अंदर आ सको, और अगर तुम आओ तो मुझे फोन कर लेना। अगर तुम मुझे फोन करते तो मैं तुरंत वापस आ जाती। बात करते हुए बीनिंग बिन ने तुम्हें सोफे पर बिठाया। तुम्हें लपेटने के लिए कमरे से एक कंबल लाई और तुरंत पानी उबालने के लिए रसोई में चली गई। तुम सोफे पर सिर झुकाए उदास बैठे थे। बीनिंग बिन रसोई से पानी डालते हुए तुम्हें चिंता भरी नजरों से देख रही थी। सिस्टम ये नजारा देखकर ठीक से समझ नहीं पाया। मेजबान, बीनिंग बिन एक द्वितीय किरदार है। आप उसके घर क्यों आए? तुम्हारा सिर झुका हुआ था। ठंड से तुम्हारे गाल लाल थे और आंखें भी उतनी ही लाल थी। सिस्टम की बात सुनकर तुमने एक हल्की सी मुस्कान बनाई। क्या तुमने नहीं कहा था कि अगर कहानी भटक जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता? तो जाहिर है मुझे उससे इसकी कीमत चुकवानी होगी। सिस्टम उलझन में पड़ गया। दोस्त को धोखा देना मुफ्त में नहीं हो सकता। जाहिर है मुझे उसे पछतावा कराना होगा। कहानी में बीनिंग बिन असली मालिक और लियू रुयान की साझी दोस्त है, लेकिन जब उसने लियू रुयान को बेवफाई करते देखा तो उसने उसे न तो रोका और नहीं असली मालिक को चेतावनी दी। इतना ही नहीं, जब असली मालिक वापस आया और डूसिटेन दुखी हुआ तो उसने उल्टा असली मालिक को ही दोषी ठहराते हुए कहा कि उसे वापस नहीं आना चाहिए था। तुम मुस्कुराए। मैं दूसरों को खुद पर इल्जाम कैसे लगाने दे सकता हूँ? जाहिर है मुझे दूसरों पर इल्जाम लगाने के लिए नैतिकता के शिखर पर खड़े होना होगा। बीनिंग बिन ने तुम्हें पानी
पानी का एक गिलास थमाया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि शुरुआत कैसे करे। किसी वजह से इस समय वो लियू रुयान का जिक्र नहीं करना चाहती थी। तुमने गुनगुने पानी का एक घूंट पिया और थोड़ी गर्मी महसूस करके उसकी आंखों में देखने के लिए सिर उठाया। बीनिंग बिन तुरंत आकाशगंगा जैसी चमकदार तुम्हारी आंखों में खो गई। वो तुम्हें टकटकी लगाए घूरने लगी और दूर हटे बिना तुम्हारे सामने नीचे बैठ गई। तुम्हें ये कब से पता था? बीनिंग बिन होश में आई। उसकी तुम पर नजर टिकाने की हिम्मत नहीं हुई और उसने अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम उसकी हिचकिचाहट को तुरंत समझ गए और तुमने सख्ती से कहा, तुम्हें ये शुरुआत से पता था। बीनिंग बिन ने अपराध बोध और दया से भरी आंखों से तुम्हें देखा। तो तुम्हें शुरुआत से पता था और तुमने मुझसे कुछ नहीं कहा बल्कि उल्टे उसे मुझे धोखा देने में मदद की। बीनिंग बिन ने अपने होंठ चबाए। मुझे माफ कर दो। तुमने अपना सिर झुका लिया। क्या हम अभी दोस्त हैं? बीनिंग बिन ने जल्दबाजी में कहा, बिल्कुल है, हम हमेशा से दोस्त रहे हैं। तुमने कभी न छिपने वाली निराशा के साथ उसकी तरफ सिर उठाया। पिछले 2 सालों में मैंने तुम्हें इतने सारे मैसेज भेजे, क्या एक बार भी तुमने मुझे बताने के बारे में नहीं सोचा? बीनिंग बिन ने सिर झुका लिया। उसने सोचा था लेकिन उसे डर था कि तुम दुखी होगे। उसे तुम्हारी आंखों की वो चमक साफ याद थी जब तुम अपना सपना पूरा करने गए थे। अगर तुम इस वजह से अपना सपना छोड़ देते तो उसकी ये सोचने की हिम्मत नहीं होती कि क्या तुम्हें बाद में पछतावा होता। मुझे जवाब मिल गया। तुमने पानी का गिलास रख दिया, उसे हल्का सा धक्का दिया और जाने के लिए खड़े हो गए। ये देखकर बीनिंग बिन ने जल्दी से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम दुख से भरी नजर से उसकी तरफ मुड़े। बीनिंग, क्या तुम अभी वही बीनिंग बिन हो जिसे मैं जानता था? तुम्हारे गाल पर एक आंसू लुढ़कते देखकर बीनिंग बिन ने सांस छोड़ी और तुम्हें अपनी छाती से लगा लिया। मुझे माफ कर दो, उदास मत हो, ये सब मेरी गलती है। मुझे उसे शुरुआत में ही रोक देना चाहिए था और मुझे तुम्हें उसी पल बता देना चाहिए था। शायद बहुत ज्यादा तनाव में रहने के कारण या बहुत समय तक सहने के कारण जब तुम्हें गले लगाया गया और दिलासा दिया गया तो तुम अचानक पूरी तरह से टूट गए। जब तुम सो गए और बीनिंग बिन तुम्हें कमरे में ले गई तो सिस्टम थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसने देखा कि वो बहुत ही नाजुक तरीके से तुम्हारा चेहरा साफ कर रही थी, मानो किसी खजाने की हिफाजत कर रही हो। उसने तुम्हें अच्छे से ढका और बहुत सावधानी से बाहर निकल गई। जब बीनिंग बिन सुबह उठी तो जाहिर है कि तुम जा चुके थे। मेज पर नाश्ता देखकर उसे दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। उसने थोड़ा ठंडा हो चुका नाश्ता खाया, तुम्हें एक मैसेज भेजा और काम पर चली गई। बीनिंग बिन के घर से निकलने के बाद तुम अपने घर लौटे और अपने माता पिता के साथ कुछ बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों से मिलने गए। चेन फैन बड़ा हो गया है और बहुत हैंडसम हो गया है ना? सिर्फ हैंडसम ही नहीं, अब तो वो बहुत टैलेंटेड भी हो गया है। क्यों मिस्टर चेन? भविष्य में आप लोग बहुत ऐश करेंगे। तुमने चेहरे पर एक भद्र मुस्कान के साथ अपनी माँ का हाथ थामा। बड़े बुजुर्गों की तारीफ सुनकर तुम बस सादगी से मुस्कुराए। आप लोग बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं ये सब तो मीडिया की बनाई हुई बातें हैं। निश्चित रूप से एक बेटा होना बेहतर होता है। देखिए चेन फैन कैसे साथ निभाता है। मेरी लापरवाह बेटी की तरह नहीं जो न जाने कहाँ चली गई है और उसका मुंह तक नहीं दिखता। सही कहा ना? बेटे छोटे हीटर की तरह ज्यादा ध्यान रखने वाले होते हैं। हाँ, मेरी बेटी तो मेरे साथ चलने के बारे में कभी सोचेगी भी नहीं। जब भी मैं उसे ढूंढती हूँ वो कभी नहीं मिलती। मुझे भी एक बेटा ही पैदा करना चाहिए था। खैर, सारी बेटियां ऐसी नहीं होती। क्या आपने सो परिवार की बेटी को नहीं देखा? हर दिन एक बागी लड़के की तरह कपड़े पहनती है। मिसेस सो तो गुस्से से मरी जा रही है। संक्षेप में कहें तो चेन परिवार बहुत किस्मत वाला है। तुम पूरे समय अपने माता पिता के साथ रहे, एक ध्यान रखने वाले, आज्ञाकारी और उदार बेटे का फर्ज निभाते हुए, जिससे तुमने कई बड़े बुजुर्गों की तारीफ हासिल की। लियू रुयान के माता पिता जब लोगों को तुम्हारे बारे में पूछते हुए सुनते तो खुशी से मुस्कुराते। उनकी जल्द ही शादी होने वाली है। अगर पहले टल गई थी तो इसलिए क्योंकि चेन फैन आगे की पढ़ाई के लिए विदेश गया था। ये आजाद प्यार है। हम माता पिता के तौर पर सिर्फ उनका समर्थन करते हैं। इसमें जोड़ी जमने या न जमने वाली कोई बात नहीं है। वे एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। लियू रुयान की माँ, जो शुरुआत में तुम्हारे विदेश जाने की यात्रा से बहुत आश्वस्त नहीं थी, अब तुम्हारी सफलता पर बेहद गर्व महसूस कर रही थी। अपने होने वाले दामाद के बारे में बात करते हुए वे हद से ज्यादा संतुष्ट थी और जो कोई भी पूछता उससे कहती थी कि शादी करीब है। हर पल एक खुशहाल सास की तरह दिखती हुई। जाहिर है तुमने लियू रुयान के माता पिता को नमस्ते कहने के लिए अकेले में थोड़ा समय निकाला और उनसे कहा कि तुम विदेश से उनके लिए तोहफे लाए हो जो तुम उस दिन दोगे जब तुम उनके घर मिलने जाओगे। लियू रुयान के पिता अपने होने वाले दामाद से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने सिर हिलाया और अपनी पत्नी को बोलने का मौका दिया। लियू रुयान की माँ बहुत खुश थी। उन्होंने तुम्हारा हाथ थाम लिया और तुमसे कई प्यार भरे शब्द कहे। जब तक कि कोई उनके पति को ढूंढते हुए
हुए नहीं आ गया, जिसके बाद उन्होंने भारी मन से तुम्हें जाने दिया। बड़े बुजुर्गों की मीटिंग के लगभग अंत में आखिरकार तुमने उस इंसान को देखा जिससे तुम मिलना चाहते थे। चू यूयू, लियू रुयान की छोटी चाची। वो 29 साल की थी, लियू रुयान से सिर्फ 4 साल बड़ी। ये एक प्राइवेट पार्टी थी जिसमें सिर्फ तुम्हारे माता पिता की उम्र के करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे। सिर्फ तुम और चू यूयू ही युवा पीढ़ी से थे। जब तुमने उन्हें ढूंढ निकाला तो वो दूसरी मंजिल पर बेंत की कुर्सी पर लेटी हुई थी। अपने चेहरे पर एक किताब ढककर धूप सेंक रही थी। शोर महसूस होने पर चू यूयू ने आंखें खोली, चेहरे से किताब हटाई और ऊपर देखा। उन्होंने अपने सामने सफेद सूट पहने एक आदमी को खड़े देखा जो सीधे उनकी छाती की तरफ घूर रहा था। चू यूयू ने हल्की सी त्योरी चढ़ाई और किताब को थोड़ा नीचे किया। थोड़ा चिढ़कर उन्होंने उस इंसान को भगाने के लिए अपनी नजर उठाई, लेकिन उन्होंने तुम्हारी शर्ट का कॉलर थोड़ा खुला हुआ देखा जिससे एक तराशी हुई कॉलर बोन की झलक मिल रही थी। चू यूयू के पास से एक हल्की हवा गुजरी जिसने तुम्हारी छाती के रुमाल में एक छोटा सा छेद खोल दिया। मजबूत रेखाएं रोशनी और साए के नीचे एक सुंदर चाप बना रही थी जो एक अवर्णनीय आकर्षण बिखेर रही थी। चू यूयू का गला सूखा और वो अपनी उंगलियों से किताब के कवर को रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाई। तुम थोड़ा आगे की तरफ झुके और शर्ट का कॉलर तुम्हारे कंधे से थोड़ा नीचे खिसक गया जिससे तुम्हारी कॉलरबोन का आकार और भी साफ और परिभाषित हो गया। तुमने मुस्कुराहट के साथ उनसे पूछा, क्या आपको भी ये किताब पसंद है? जब चू यूयू ने अपना हाथ हटाया तो वो अपनी नाक के पुल को छूने से खुद को रोक नहीं पाई। उन्हें तुरंत तंबाकू की एक हल्की सी खुशबू महसूस हुई। तुम किताब थामे उनके सामने बैठ गए। पहले तुमने इसे खोला और कुछ देर पढ़ा, फिर तुमने इसे बंद कर दिया। तुमने चू यूयू की तरफ अपनी नजर उठाई और कहा, वैसे मेरा नाम चेन फैन है, आपका नाम क्या है? चू यूयू ने हल्की सी भवें उठाई और सोचा, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या ये सच में वही चेन फैन है? चू यूयू, तुम्हारी आंखें चमक उठीं। तुमने अपना फोन निकाला और कहा, चलिए कांटेक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जब मैं ये किताब पढ़कर खत्म कर लूंगा तो मैं आपको खाने पर इनवाइट करूंगा। मिस चू। चू यूयू ने तुम्हारी तरफ देखा। चूंकि तुम बैठे हुए थे, तुम्हारी शर्ट का कॉलर थोड़ा और खुल गया था जिससे तुम्हारी कॉलरबोन की सीधी और साफ रेखाएं दिख रही थी, जिससे उन्हें एक लुभावना एहसास महसूस हो रहा था। चू यूयू ने अपने विचारों को छिपाने के लिए थोड़ा नीचे झुकाव दिखाया, अपना फोन निकाला और तुम्हें कांटेक्ट में जोड़ लिया। उसका नंबर सफलतापूर्वक हासिल करने के बाद तुम आराम से कुर्सी के बैकरेस्ट से टिककर बैठ गए, किताब खोली और होंठों पर हल्की सी मुस्कान के साथ पढ़ने लगे, मानो तुम्हें वो सच में बहुत पसंद आ रही हो। चू यूयू भी वहाँ से नहीं गई। वो तुम्हारे सामने बैठी रही, समय समय पर तुम्हारी शर्ट के खुले कॉलर के नीचे दिख रही कॉलर बोन पर अपनी नजर डालती रही, जबकि तुम बिना कुछ समझे बेफिक्र नाटक करते रहे। दोनों चुपचाप बैठे रहे। एक किताब पढ़ रहा था और दूसरी नजारे को देख रही थी, जब तक कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुलाने नहीं आ गई और तुम जाने के लिए उठ खड़े हुए। किताब खत्म करके मैं आपको खाने पर इनवाइट करूंगा, तुमने हाथ में किताब हिलाते हुए कहा। जब तक तुम्हारी शख्सियत पूरी तरह ओझल नहीं हो गई, चू यूयू अपनी उस बेचैनी को दबाए रही। पार्टी से लौटने के बाद तुम घर पर आराम से पढ़ते रहे। जब तुमने किताब खत्म कर ली तो तुमने अपना ईमेल खोला। वहाँ वह जानकारी थी जो तुमने एक जासूस से डुसिटिन के बारे में मांगी थी। डुसिटिन की माँ को ल्यूकेमिया था और ट्रांसप्लांट के लिए सही बोन मैरो न मिलने के कारण वो अस्पताल में भर्ती होकर कीमोथेरेपी करा रही थी, जिसका खर्च जाहिर है मुख्य महिला किरदार उठा रही थी। तुमने डुसिटिन का पता और जासूस द्वारा भेजी गई उसकी रोजमर्रा की तस्वीरों को देखा, ये जानते हुए कि आज वो एक कॉफी शॉप में काम करेगा, इसलिए तुम उससे मिलने गए। स्वागत है, आप क्या लेना पसंद करेंगे? जब डुसिटिन ने सिर उठाया तो उसके चेहरे की मुस्कान जम गई। उसने तुम्हें पिछली बार देखा था। तुमने उसे कुछ सेकंड देखा और खिड़की के पास एक जगह बैठ गए। एक लाते प्लीज। डुसिटिन होश में आया। जी ठीक है, एक मिनट। कॉफी बनाते समय वो तुम्हें लगातार देख रहा था। उसे मानना पड़ा कि तुम बहुत सुरुचिपूर्ण थे, एक खास अंदाज के साथ जो उसके अपने अंदाज से पूरी तरह अलग था। लेकिन लियू रुयान के चेहरे के बारे में सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। डुसिटिन, कॉफी तैयार है, इसका आनंद लीजिए। जब वो मुड़कर जाने लगा तो तुमने उसे पुकारा, रुको। डुसिटिन अकड़ गया, लेकिन वो मुड़ा। क्या आपको कुछ और चाहिए? तुमने कप के अंदर चम्मच घुमाया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जब तुम लियू रुयान के प्रेमी थे, क्या तुम जानते थे कि उसकी सगाई हो चुकी है? डुसिटिन सन्न रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। जब उसकी माँ को ल्यूकेमिया का पता चला था और उसे लगा कि उसकी दुनिया तबाह हो गई है, तब लियू रुयान ही थी जिसने उसे संभाला था, उसके लिए सबसे अच्छा अस्पताल ढूंढा था, विशेषज्ञों को बुलाया था और महंगे मेडिकल खर्चों का भुगतान किया था। डुसिटिन को लगा कि उसकी राजकुमारी आ गई है, लेकिन जब वो बेहद खुश था तब उसने एक समझौता निकाला और उससे किसी
किसी और की पसंद के हिसाब से कपड़े पहनने, उस इंसान की आदतें अपनाने और उसके विकल्प के रूप में काम करने को कहा। डुसिटेन को लगा कि उसकी दुनिया फिर से गिर गई है, लेकिन वो इनकार नहीं कर सका। उसके पास लियू रुयान को ठुकराने का कोई रास्ता नहीं था, जो उसकी माँ की जान बचाने वाली और उसके दिल में बसने वाली इंसान थी। इसलिए उसने थोड़ा स्वार्थी बनने और उस इंसान की गैर मौजूदगी के दौरान लियू रुयान के साथ रहने का सोचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि किस पल उन्होंने हद पार कर दी। लियू रुयान उसके साथ और बेहतर बर्ताव करने लगी, उसे अपने दोस्तों से मिलाने ले जाने लगी और वो उस पर और ज्यादा निर्भर होता गया। अगर तुम सामने न आए होते तो वो मान लेता कि वही वो इंसान था जिसकी रुयान को इतनी तड़प थी। उसकी हालत देखकर तुम सब समझ गए। तुमने ताने मारते हुए कहा, तो ये जानते हुए भी कि लियू रुयान की सगाई हो चुकी है, तुमने उसका प्रेमी बनना स्वीकार किया। डुसिटेन का चेहरा बेरंग हो गया और उसकी आंखें लाल हो गई, मानो उसके स्वाभिमान को रौंद दिया गया हो। हालांकि तुम रुके नहीं और बोलते रहे, और तुम जानते थे कि लियू रुयान और मेरी सगाई किसी पारिवारिक समझौते से नहीं हुई थी, बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और सच में प्यार करते थे। डुसिटेन ने एप्रन को भींच लिया। उसे वो मौका याद आया जब लियू रुयान नशे में धुत होकर उसे ढूंढने आई थी और बिना रुके चेन फैन का नाम पुकार रही थी। चूंकि एक सहकर्मी अभी अभी एक ग्राहक को अटेंड करके डुसिटेन से बात करने ही वाला था, उसने डुसिटेन को वहां पीला चेहरा लिए खड़े देखा। उसने त्योरी चढ़ाई और पास आने पर सुना कि लियू रुयान का नाम लिया जा रहा था। ग्राहक के महंगे ब्रांडेड कपड़े देखकर उसने सोचा कि ये लियू रुयान के प्यार में पड़ा कोई अमीर लड़का है, जो डुसिटेन, जो कि ऑफिशियल बॉयफ्रेंड था, के लिए मुसीबत खड़ी करने आया है। इसलिए उसने तुरंत लियू रुयान को फोन लगा दिया। जब लियू रुयान को फोन मिला तो वो बीनिंग बिन के साथ थी। उसका खराब मुंह देखकर बीनिंग बिन ने पूछा कि क्या हुआ। लियू रुयान ने त्योरी चढ़ाई, उसका फोन आया है ये कहने के लिए कि कोई डुसिटेन के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है। बीनिंग बिन का चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुमने अभी तक उससे साफ साफ नाता नहीं तोड़ा है? लियू रुयान का चेहरा भी अच्छा नहीं दिख रहा था। उस दिन वो डुसिटेन से सब कुछ साफ करने वाली थी, लेकिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई और उसे उसके साथ एक और रात रुकना पड़ा, जिस वजह से वो जो कहना चाहती थी नहीं कह पाई। उसका हाव भाव देखकर बीनिंग बिन का चेहरा और डार्क हो गया। तुम जाने तो नहीं वाली हो, है ना? मुझे डर है कि कहीं डुसिटेन का चचेरा भाई न हो, लियू रुयान ने गंभीर आवाज में कहा। बीनिंग बिन ने त्योरी चढ़ाई। वो डुसिटेन के चचेरे भाई को जानती थी, जो जुए का आदी था और एक घटिया इंसान था, जो पैसे मांगने के लिए डुसिटेन को मारता पीटता था। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कॉफी शॉप लियू रुयान की कंपनी से ज्यादा दूर नहीं थी, गाड़ी से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर। वे जल्दी से पहुंच गए। तुम और डुसिटेन अभी भी एक दूसरे के सामने खड़े थे। मिस्टर डुसिटेन, मेरी मंगेतर को छोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए? डुसिटेन अकड़ गया और अपने एप्रन को काफी देर तक भींचने के बाद किसी तरह बोल पाया। मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर चेन, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। तुमने अपनी त्योरियां चढ़ाई। तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? मैं तुम्हें दे सकता हूँ। दूर खड़े याविन ने जब देखा कि डुसिटेन लगभग रोने ही वाला था, तो वो एक नकली मुस्कान के साथ जल्दी से पास आया। हैंडसम, क्या आपको कुछ और चाहिए? तुमने उसे एक सेकंड देखा, उसे नजरअंदाज किया और डुसिटेन को देखना जारी रखा। मिस्टर डुसिटेन, अगर तुम लियू रुयान के साथ सिर्फ पैसों के लिए हो तो मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। डुसिटेन ने रोते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। ये सुनकर याविन को बहुत गुस्सा आया। उसे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से थी कि अमीर लोग दूसरों को रौंदने के लिए पैसों का इस्तेमाल करते हैं। ये किस तरह की बातें हैं? क्या पैसा प्यार खरीद सकता है? हमारा डुसिटेन लियू रुयान मैम के साथ पैसों के लिए नहीं है, उनके बीच सच्चा प्यार है। तुम खुद को समझते क्या हो जो ऑफिशियल बॉयफ्रेंड को दूर रहने के लिए कह रहे हो? डुसिटेन ने याविन की आस्तीन खींची। तुम ठंडी हंसी हंसे। ऑफिशियल बॉयफ्रेंड? तुम दूसरों से यही कहते हो। याविन से अब ये ताने मारने वाला लहजा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो डुसिटेन को ढकने के लिए एक कदम आगे बढ़ा। तुम कौन होते हो? ये मत सोचो कि थोड़ा सा पैसा होने से तुम बहुत बड़ी चीज हो गए। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुमसे डरते हैं? याविन की आवाज ऊंची थी और कॉफी शॉप के बाकी ग्राहक मुड़कर देखने लगे। क्या मैं कौन हूँ? तुमने कहा। क्या इस मिस्टर डुसिटेन ने तुम्हें नहीं बताया? मैं उस लियू रुयान मैम का मंगेतर हूँ जिसकी तुम बात कर रहे हो। याविन जवाब देने ही वाला था, लेकिन कही गई बात को समझते ही वो अपनी जगह पर सन्न रह गया। मंगेतर? जी हाँ, लियू रुयान और मैं 7 साल से रिश्ते में हैं और 3 साल पहले हमारी सगाई हुई थी। मुझे नहीं पता था कि उसका एक और ऑफिशियल बॉयफ्रेंड भी है। याविन ने धीरे से डुसिटेन की तरफ देखा और देखा कि वो वहाँ पीला पड़ा खड़ा था। उसमें इस बात को नकारने की जरा सी भी मंशा नहीं थी। याविन की हिम्मत पूरी तरह टूट गई। तुमने बोलना जारी रखा। अगर पैसों की बात नहीं है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ मिस्टर डुसिटेन अभी भी एक कॉलेज स्टूडेंट है। उनकी माँ के
अस्पताल में भर्ती होने और इलाज का खर्च आसानी से सैकड़ों हजारों से ऊपर चला जाता है। क्या मिस्टर डुसेटन ये कहने की हिम्मत करेंगे कि इसका भुगतान लियू रुयान ने नहीं किया? मैं सोच रहा हूँ कि किस हक से वे लियू रुयान के पैसे खर्च कर रहे हैं। कॉफी शॉप के ग्राहक हैरानी से इस नजारे को देख रहे थे। जब लियू रुयान और बिनिंग बिन अंदर आए तो उन्होंने सिर्फ डुसेटन को सिर झुकाए गालों पर आंसू लिए देखा, जबकि तुम्हें याविन ढक रहा था। लियू रुयान गुस्से से भड़क उठी। वो उस तरफ भागी और उसने डुसेटन को अपनी तरफ खींचा। तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? आवाज सुनकर याविन मुड़ा और लियू रुयान ने जैसे ही उसे एक तरफ हटते देखा, उसकी नजरें सीधे तुम्हारी आंखों से मिली। लियू रुयान स्तब्ध रह गई और होश में आते ही उसने डुसेटन का हाथ एक झटके से छोड़ दिया। डुसेटन पास की एक मेज से जा टकराया और उसने अविश्वास से उसे देखा। तुम कड़वाहट से मुस्कुराए। क्या यही वो मौका है जो तुमने मुझसे सब कुछ ठीक करने के लिए मांगा था? लियू रुयान ने 2 कदम आगे बढ़ाए। बात ऐसी नहीं है चेन फैन, मैं। लेकिन जैसे ही वो पास आई तुम तुरंत खड़े हुए और पीछे हट गए। पास मत आओ लियू रुयान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे तुमसे सच में घिन आ रही है। ये कहकर तुमने लियू रुयान के चेहरे पर कॉफी फेंक दी और शान से वहां से निकल गए। लियू रुयान ने अपने चेहरे से कॉफी पोंछी और तुम्हारे पीछे जाने लगी, लेकिन बिनिंग बिन ने उसे रोक लिया। उसे और परेशान मत करो, मुझे डर है कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। लियू रुयान और भी ज्यादा चिंतित हो गई। वो तुम्हारे पीछे जाना चाहती थी लेकिन नहीं जा सकी। बिनिंग बिन ने बात आगे बढ़ाई। मैं जाकर उसे देखती हूँ, तुम पहले अपने मामले सुलझाओ। बिनिंग बिन को तुम्हारे पीछे जाते देखकर लियू रुयान को और भी ज्यादा दर्द महसूस हुआ। और फिर इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो इसके लिए मैं टारगेट रखता हूँ 1000 लाइक और 150 कमेंट। जैसे ही ये टारगेट पूरा हो जाएगा तो मैं इसका पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो यार। और हाँ, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।